सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मैक्रोइकॉनॉमिक्स। मैक्रोइकॉनॉमिक्स जो है क्या है, एक सब्जेक्ट है ये, ठीक है, इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक्स की ब्रांच है। उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, हिस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग मैक्रोइकॉनॉमिक्स को समझेंगे, लिमिट्स उसकी पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे उसकी। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ मैक्रोइकॉनॉमिक्स। सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं। मैक्रोइकॉनॉमिक्स फ्रॉम द ग्रीक प्रीफिक्स मैक्रो मीनिंग लार्ज प्लस इकोनॉमिक्स। यानी ये मैक्रो जो है, ये मैक्रोइकॉनॉमिक्स जो वर्ड है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है दो लफ्ज़ों का। मैक्रो यानी प्रीफिक्स है, यानी ये ग्रीक का वर्ड है, ठीक है, ये प्रीफिक्स है इकोनॉमिक्स का। मैक्रो का मतलब है लार्ज, यानी बड़े पैमाने पे कोई चीज़ हो। is a branch of economics dealing with the performance, structure, behavior and decision making of an economy as a whole। यानी ये एक इकोनॉमिक्स की ब्रांच है, ये डील करती है कि परफॉर्मेंस जो है बेहतर से बेहतर बनाने के लिए इकोनॉमी के अंदर, उसकी स्ट्रक्चर यानी उसकी जो बनावट है इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी के अंदर, उसका जो बिहेवियर है, ठीक है, मार्केट के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें हैं इकोनॉमी के अंदर, एंड डिसीजन मेकिंग। उसके बाद हम देखते हैं उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करके उसके बाद हम डिसीजन मेकिंग करते हैं एज अ होल। दिस इंक्लूड्स रीजनल, नेशनल एंड ग्लोबल इकोनॉमीज़। ये मैक्रोइकॉनॉमिक्स जो है, ये जो डिसीजन मेकिंग है, ये इन्वॉल्व करता है रीजनल यानी किसी मखसूस हिस्से पे, नेशनल यानी किसी स्टेट मुल्क के अंदर जैसे वो इसमें वो रीजन मौजूद है, और ग्लोबल इकोनॉमीज़ और इंटरनेशनली। Macroeconomists study topics such as GDP, unemployment and national income, price indices, output consumption, unemployment, inflation, saving, investment, energy, international trade and international finance। यानी मैक्रो इकनॉमिक्स जो हैं वो क्या स्टडी करते हैं इसमें। जनरली मैक्रो इकनॉमिक्स में जीडीपी जो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है नेशनल के नेशन के अंदर, एक मुल्क के अंदर, हम उसको मेजर करते हैं एनुअली। अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स यानी किसी मुल्क के अंदर जो है एम्प्लॉयमेंट कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट उसमें क्या है, उसमें अगर डिक्रीज़ और इंक्रीज़ हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट तो उसका रीज़न क्या है, उसको कैसे जो है एडजस्ट किया जाए। नेशनल इनकम यानी मुल्क के अंदर जो पर कैपिटा इनकम है लोगों की, वो कितनी है, या फिर एग्रीगेटली वो कितनी है, यानी एज अ होल पूरे मुल्क के अंदर जो नेशनल इनकम है वो उसके उनके मेजर्स जो हैं क्या हैं। प्राइस इंडाइसेस यानी प्राइसेस में जो इंडिकेशन होती है कि भाई आने वाले दिनों में प्रिडिक्शन हम करते हैं कि प्राइस जो है इंक्रीज़ हो सकती है, डिक्रीज़ हो सकती है, ठीक है, या फिर इंक्रीज़ हुई है, डिक्रीज़ हुई है करंटली, तो उसको कैसे एडजस्ट किया जाए। आउटपुट जो हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में जो हम मेजर करते हैं, इनपुट को यूज़ करके आउटपुट जो है हम उसमें उसको जो है प्रोड्यूस करते हैं। कंजप्शन यानी हम उन चीज़ों को जो प्रोड्यूस की हुई हैं इकोनॉमी के अंदर वो कंज्यूम करते हैं एज अ होल। अनएम्प्लॉयमेंट यानी जैसे कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी क्यों है, उसके रीज़न्स क्या हैं। इन्फ्लेशन यानी महंगाई होना, उसका क्या रीज़न है, क्यों पढ़ते हैं हम उसको कैसे एडजस्ट किया जाए, उसको कैसे सही तरीके से बनाया जाए। सस्टेनेबिलिटी में सेविंग यानी सेविंग जो आप जानते हैं कि सेविंग हम करते हैं, ठीक है, जो हम अपनी सैलरी लेते हैं, वेज लेते हैं, जो हमारे पास इनकम मौजूद होती है उसकी जो उसका जो एडिशन है उसको हम सेव करते हैं, ठीक है, उसको इन्वेस्ट करते हैं कहीं पर। इन्वेस्टमेंट मुल्क के अंदर। एनर्जी, और एनर्जी में आपकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, उसमें फ्लक्चुएशन, उनमें जो ये उतार चढ़ाव क्यों आते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड यानी ये लिंक करती है ओपन इकोनॉमी के अंदर मैक्रोइकॉनॉमिक्स इंटरनेशनल ट्रेड में जो है इसका बड़ा एक हाथ है। एंड इंटरनेशनल फाइनेंस आए, इंटरनेशनल फाइनेंस के अंदर जो है इसको एनालाइज किया जाता है। न्यू क्लासिकल मैक्रोइकॉनॉमिक्स फर्दर चैलेंज द कीन्सियन स्कूल। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स मैक्रोइकॉनॉमिक्स जो है वो एक बड़ा चैलेंज है कीन्सियन स्कूल की अगर हम बात करें। सेंट्रल डेवलपमेंट इन न्यू क्लासिकल थॉट केम व्हेन रॉबर्ट लोकस इंट्रोड्यूस्ड रैशनल एक्सपेक्टेशंस टू मैक्रोइकॉनॉमिक्स। यानी एक सेंटर यानी मुल्क के अंदर जो है जो डेवलपमेंट है, ठीक है, न्यू क्लासिकल एक थॉट है जिसको पाने के लिए रॉबर्ट लोकस ने इंट्रोड्यूस किया रैशनल एक्सपेक्टेशंस टू मैक्रोइकॉनॉमिक्स के दौरान। मैक्रोइकॉनॉमिक्स के एनालिसिस के करके जो है वो एक्सपेक्ट किया कि भाई हर जो चीज़ है, ठीक है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है।
Period to locus, economists generally used adaptive expectation where agents were assumed to look at the recent past to make expectation about the future. यानी वो जो एजेंट्स हैं, ठीक है, वो अज्यूम करते हैं एक पास्ट को लेकर, ठीक है, वो एनालाइज करते हैं, चीज़ों को एक्सपेक्ट करते हैं, फ्यूचर में आने वाली चीज़ों को प्रोटेक्शन करते हैं. अंडर रैशनल एक्सपेक्टेशंस एजेंट्स आर अज्यूम टू बी मोर सोफिस्टिकेटेड. यानी जो रैशनल एक्सपेक्टेशंस, यानी जो हम एनालाइज करते हैं मैक्रोइकॉनॉमिक्स के इंडिकेटर्स को, तो उसमें जो एजेंट्स हैं, ठीक है, वो अज्यूम करते हैं कि भाई ये चीज़ें जो हैं अभी हो सकती हैं. A consumer will not simply assume 2% inflation rate just because that has been average the past few years. यानी कंज्यूमर के हिसाब से जो है सिंपली हम अज्यूम करते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के बाद जो है ये डिसाइड हुआ पूरे मुल्क के अंदर कि भाई किसी भी मुल्क की इकनॉमी के अंदर 2% जो इन्फ्लेशन रेट है वो होना चाहिए. बिकॉज दैट हैज़ बीन द एवरेज द पास्ट फ्यू ईयर्स. यानी एवरेज जो रही है उसको ये चीज़ें बताती है कि भाई ये चीज़ स्टेबलाइज हो सकती है 2% अगर इन्फ्लेशन रेट हो किसी इकनॉमी के अंदर. दे विल लुक एट करंट मॉनेटरी पॉलिसी एंड इकोनॉमिक कंडीशंस टू मेक एन इन्फॉर्म्ड फोरकास्टर्स. यानी वो देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी और इकोनॉमिक कंडीशंस को कैसे जो है उसको बेहतर किया जाए. व्हेन न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इंट्रोड्यूस रैशनल एक्सपेक्टेशन इनटू देयर मॉडल्स, यानी न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो हैं वो रैशनल एक्सपेक्टेशंस को जो है मॉडल्स के ज़रिए एनालाइज करते हैं. दे शोड द मॉनेटरी पॉलिसी कुड ओनली हैव अ लिमिटेड इम्पैक्ट. उन्होंने बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसमें जो है लिमिटेड इम्पैक्ट है. लोकस आल्सो मेड एन इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक ऑफ कीन्सियन. लोकस जो थे इकोनॉमिस्ट, वो उन्होंने जो है वो कीन्सियन जो क्रिटिकल मॉडल्स हैं उनको जो है क्रिटिसाइज किया. He argued that forecasting models based on empirical relationships would keep producing to same predictions even as the underlying model generating the data changed. यानी उसने ये आर्ग्यू किया कि जो फोरकास्टिंग मॉडल्स हैं वो बेस करते हैं एम्पिरिकल रिलेशनशिप्स पे, और वो क्या कहते हैं कि कीप प्रोड्यूसिंग द सेम प्रोडक्शन. यानी वो प्रेडिक्ट करते हैं कॉन्स्टेंटली, यानी कंसिस्टेंटली वो प्रोड्यूस करते हैं, एक सेम लेवल पे चल रहे होते हैं. इवन एज अंडरलाइंग मॉडल जनरेटिंग द डेटा चेंज. यानी अगर डेटा चेंज भी हो जाए. ही एडवोकेटेड मॉडल्स बेस्ड ऑन फंडामेंटल इकोनॉमिक थ्योरी दैट वुड इन प्रिंसिपल बी स्ट्रक्चरल एक्यूरेट एज इकोनॉमीज चेंज. यानी वो इकोनॉमिक मॉडल्स को जो है वो बेस करता है फंडामेंटली इकोनॉमिक थ्योरी पे, जो एक प्रिंसिपल पे काम करता है और एक एक्यूरेट इकोनॉमीज को चेंज करता है उसकी स्ट्रक्चर को मॉडल्स के ज़रिए. Following Lucas critic, new classical economists led by Edward C. Prescott and Finn E. Land created real business cycle. यानी अब जो ये इकोनॉमिस्ट्स हैं उसको लोकस को जो फॉलो किया गया, उसको क्रिटिसाइज जो उन्होंने किया. न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स जो थे उनको जो उनका मेजर रोल था उस वक्त जो एडवर्ड का था, प्रेस्कॉट का और फिन का था, और उन्होंने क्या किया कि रियल बिजनेस साइकिल जो है एक मॉडल तैयार किया मैक्रोइकोनॉमिक के अंदर. RBC मॉडल्स वर क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग फंडामेंटल इक्वेशंस फ्रॉम न्यू क्लासिकल माइक्रोइकोनॉमिक्स. यानी रियल बिजनेस साइकिल जो मॉडल्स है वो क्रिएट किए गए थे फंडामेंटल जो इक्वेशंस है न्यू क्लासिकल के माइक्रोइकोनॉमिक्स के वजह से या उसके ज़रिए. इन ऑर्डर टू जनरेट मैक्रोइकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, RBC model explain recession and changes in technology instead of changes in market for goods or money. यानी रियल बिजनेस साइकिल जो है वो मॉडल एक्सप्लेन करते हैं रिसेशन को और अनएम्प्लॉयमेंट को, उसमें जो चेंज आती है टेक्नोलॉजी की वजह से, टेक्नोलॉजी में चेंज आती है उसके ज़रिए जो है मार्केट के अंदर जो है मनी और गुड्स पे चेंज आती है, उसको बताता है RBC. क्रिटिक्स ऑफ RBC मॉडल्स आर्ग्यू दैट मनी क्लियरली प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी. यानी रियल बिजनेस साइकिल जो है उसकी क्रिटिक्स जो हैं उसको ये बताती हैं कि भाई आर्ग्यू करती हैं कि मनी का जो यहाँ पर रोल है वो बेहतरीन है, ठीक है, एक इम्पोर्टेंस रखता है. इन द आइडिया दैट टेक्नोलॉजिकल रिग्रेस कैन एक्सप्लेन रिसेशन इज इम्प्लिसिबल. यानी ये एक आइडिया है, टेक्नोलॉजिकल जो आइडिया है, ठीक है, उसको लेसेट करता है कि भाई उसकी जो उसको सही तरीके से रिवाइव करने के लिए रिसेशन जो आए हुए हैं, ठीक है, वो इतने ज़्यादा नहीं है. However, technological shocks are only the more prominent of myriad of possible shocks to the system that can be modeled. यानी जो इसी तरह टेक्नोलॉजिकल जो शॉक्स हैं, टेक्नोलॉजिकल जो फ्लक्चुएशंस हैं,
ठीक है, उतार चढ़ाव है, उनको परमानेंटली जो है मॉडल पॉसिबल जिस सिचुएशन पे जो है उनको लाना चाहे उनको मॉडलिंग के ज़रिए सिस्टमेटिकली ला सकते हैं। डिस्पाइट क्वेश्चंस अबाउट द थ्योरी बिहाइंड आरबीसी मॉडल्स, इसके ज़रिए जो है क्वेश्चंस थ्योरी जो थी रियल बिजनेस साइकिल मॉडल्स के, दे हैव क्लियरली बीन इन्फ्लुएंशन इन द इकोनॉमिक मेथोडोलॉजी। इकोनॉमिक मेथोडोलॉजी जो है, जो तरीक़ेकार है, जो मेथड है, ठीक है, उसको वो बहुत सही तरीके मतलब क्लियरली इन्फ्लुएंस करती है। कीन्स एंड हिज फॉलोअर्स, अब कीन्स पे आते हैं। कीन्स ने बहुत ही काम किया है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जैसे एक रेवोल्यूशन होती है ना, एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एक ह्यूज कंट्रीब्यूशन है कीन्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स की फील्ड में। मैक्रो इकोनॉमिक्स एट लीस्ट इन इट्स मॉडर्न फॉर्म, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है एक मॉडर्न फॉर्म में है। बिगिन विद द पब्लिकेशन ऑफ जॉन मेनार्ड कीन्स जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, यानी जब शुरुआत हुई जॉन मेनार्ड कीन्स की, जो पब्लिश हुई जनरल थ्योरी, जो एक थ्योरी थी एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी की। व्हेन द ग्रेट डिप्रेशन स्ट्रक क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैड डिफिकल्टी एक्सप्लेनिंग हाउ गुड्स कुड गो अनसोल्ड एंड वर्कर्स कुड बी लेफ्ट अनएम्प्लॉयड। जब जो है ग्रेट डिप्रेशन आया तो एक तरह से एक ये चीज़ें जो है इकोनॉमी जो है उनके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें जैसे फंस गई थी, जैसे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो हैं उनको डिफ़िकल्टी हुई इनको इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में, क्योंकि वो जो वर्कर्स हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है, वो अनएम्प्लॉय हैं, या फिर जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मतलब बिक नहीं रही, अनसोल्ड। इन क्लासिकल थ्योरी प्राइसेस एंड वेजेस वुड ड्रॉप अंटिल द मार्केट क्लियर्ड। क्लासिकल थ्योरीज़ में क्या है कि प्राइसेस और वेजेस जो हैं वो ड्रॉप होती हैं जब तक जो है मार्केट क्लियर नहीं हो जाती। एंड ऑल गुड्स एंड लेबर वर सोल्ड, और सब जो लेबर और गुड्स हैं वो सोल्ड हो जाते हैं। कीन्स ऑफर्ड अ न्यू थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक दैट एक्सप्लेन्ड व्हाई मार्केट्स माइट नॉट क्लियर। कीन्स ने एक और थ्योरी दी, ठीक है, उनमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वाई मार्केट्स जो हैं हो सकता है कि क्लियर ना हो, विच वुड एवॉल्व लेटर इन 20th सेंचुरी। उसके बाद जो ये चीज़ 20th सेंचुरी में हमने देखी। इनटू ग्रुप ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक स्कूल्स ऑफ थॉट नोन एज कीन्सियन इकोनॉमिक्स आल्सो कॉल्ड कीन्सियनिज्म और कीन्सियन थ्योरी। उसके बाद जो है ये 20th सेंचुरी में एक ग्रुप था, ठीक है, मैक्रोइकोनॉमिक्स स्कूल ऑफ थॉट, जो जिसको कीन्सियन इकोनॉमिक्स के नाम से जो है, या कीन्सियनियम के नाम से जो है इसको मतलब पुकारा गया। In Keynes theory, the quantity theory broke down because people and business tend to hold on their cash in tough economic times as a phenomenon। यानी कीन्स की जो थ्योरी है, ठीक है, क्वांटिटी थ्योरी जो उसके उन्होंने जो है ब्रेक डाउन किया क्योंकि लोग जो है और बिजनेस हैं, ठीक है, वो होल्ड करते हैं किसी कैश के अंदर, ठीक है। एक जब डिफरेंट जो सिचुएशंस होती हैं, जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, ये भी एक फिनोमेनन है। ये डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस, यानी जो पैसा है, ठीक है, लिक्विडिटी फॉर्म में जो है जो प्रेफरेंसेस होती हैं, ठीक है, भाई बिज़नेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या उसके अलावा बिज़नेस जब कर रहे हैं तो उनमें जो है डिक्रीज़ इंक्रीज़ क्यों हो रही है, किसी अदर फैक्टर्स की वजह से, एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स की वजह से, ये जो टर्म्स है उन्होंने कहे। कीन्स आल्सो एक्सप्लेन्ड हाउ द मल्टीप्लायर इफेक्ट वुड मैग्नीफाई स्मॉल डिक्रीज इन कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट। कीन्स ने ये भी एक्सप्लेन किया कि मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है। मल्टीप्लायर इफेक्ट मैं आपको बता दूँ, मल्टीप्लायर इफेक्ट वो है जो हमारी जो इनकम है, ठीक है, उनका जो रिज़ल्ट है एक्सपेंडिचर के बाद, ठीक है, पता चलता है कि भाई मल्टीप्लायर या इफेक्ट यानी एडिशन ऑफ मनी, यानी एक आपने रुपया जो है इन्वेस्ट किया, ठीक है, उसके ऊपर जो आपको मिला उसको प्लस करके हम कहेंगे मल्टीप्लायर इफेक्ट। जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा उसको वो मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है उसको ज़्यादा इफेक्ट होता जाएगा और उसमें इंक्रीज होती जाएगी। मैग्नीफाई कंजम्पशन की वजह से जो है मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से जो है वो डिक्रीज हो सकता है कम लेवल पे इन्वेस्टमेंट भी। एंड काज डिक्लाइंस थ्रू आउट द इकोनॉमी, यानी ये थ्रो एक होल इकोनॉमी जो है उसको डिक्लाइन उसमें जो है डिक्लाइन का काज हो सकता है या डिक्लाइन हो सकती है। कीन्स आल्सो नोटेड द रोल अनसर्टेनिटी एंड एनिमल एस्पेक्ट्स कैन प्ले इन द इकोनॉमी, यानी कीन्स ने ये जो है नोट किया कि जो रोल है, ठीक है, एक इकोनॉमी के अंदर वो बेहतर से बेहतर जो है बनाया जा सकता है किसी एस्पेक्ट की वजह से। अंडरस्टैंडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझते हैं।
देयर आर टू साइड्स टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स को जो है टू साइड्स हैं, उनको टू चीज़ों में दो चीज़ों में जो है डिवाइड किया गया है। मेन जो बेसिक फंडामेंटल जो चीज़ें हैं वो है मैक्रोइकोनॉमिक्स और माइक्रोइकोनॉमिक्स। एज द टर्म इम्प्लाइज मैक्रोइकोनॉमिक्स लुक्स एट द ओवरऑल बिग पिक्चर सिनेरियो ऑफ इकोनॉमी, यानी ये इम्प्लाई करती है टर्म के मैक्रोइकोनॉमिक्स जो है हम देखते हैं एज अ होल पूरी इकोनॉमी के अंदर जो डिसीजन मेकिंग होती है और स्ट्रक्चर और बिहेवियर जो कंट्रीब्यूशन है चीज़ों की उसको एज अ होल लेते हैं। बट सिंपली इट फोकस ऑन द वे द इकोनॉमी परफॉर्म एज अ होल, जैसे कि मैंने कहा है फोकस करती है एज अ होल एंड देन एनालाइज हाउ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी रिलेट टू वन अनदर टू अंडरस्टैंड हाउ द एग्रीगेट फंक्शंस, यानी एग्रीगेटली ये चीज़ें हैं उनको एज अ होल की परफॉर्मेंस जो है वो देखते हैं, उनको एनालाइज करते हैं डिफरेंट सेक्टर्स को इकोनॉमी के अंदर, उनके फंक्शंस जो एग्रीगेटली वो क्या हैं उनको समझते हैं। दिस इंक्लूड्स लुकिंग एट वेरिएबल्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी एंड इन्फ्लेशन। ये इसमें चीज़ें जो हैं वेरिएबल्स जो हैं जो चेंज होते रहते हैं ओवर टाइम, वो अनएम्प्लॉयमेंट है, जीडीपी और इन्फ्लेशन है। मैक्रोइकोनॉमिक्स डेवलप मॉडल्स एक्सप्लेनिंग रिलेशनशिप बिटवीन दीज फैक्टर्स। मैक्रोइकोनॉमिक्स जो हैं वो मॉडल्स डेवलप करते हैं इनको डिफाइन करने के लिए, उनका जो रिलेशन है उनके फैक्टर्स के साथ। सच मैक्रोइकोनॉमिक मॉडल्स एंड द फोरकास्ट्स दे प्रोड्यूस, ये इससे जो है मैक्रोइकोनॉमिक मॉडल्स जो हैं वो ओवर टाइम जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, चीज़ों को एनालाइज करके आर यूज बाय गवर्नमेंट एंटिटीज़ टू एड इन द कंस्ट्रक्शन एंड एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, यानी चीज़ों को जो है एवोल्यूशन करने के बाद जो है वो जो मॉडल्स हैं उनको गवर्नमेंट जो है वो लेती है, उनको वहाँ पर पॉलिसी मेकिंग के लिए मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के लिए इम्पोज करती है वहाँ पर। बाय बिजनेस टू सेट स्ट्रेटजी इन डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट्स एंड बिजनेस जो है एज अ होल उनको उनको बेहतर बनाने के लिए उन पर एक स्ट्रेटेजिक जो है चीज़ इम्पोज करने के लिए। एंड बाय इन्वेस्टर्स टू प्रोटेक्ट एंड प्लान फॉर मूवमेंट्स इन वेरियस एसेट क्लासेस, यानी इन्वेस्टर्स जो हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं प्लान को कि भाई उनमें जो मूवमेंट है वो एसेट क्लासेस की वेरियस नमूने, ठीक है, उनको किस तरह से जो बेहतर बनाया जा सकता है या फिर क्या चीज़ें हो सकती हैं इसमें। गिवन द इकोनॉमिक enormous scale of government budgets and the impact of economic policy, consumers and businesses macroeconomics clearly concern itself with technical issues, यानी मिली हुई जो गवर्नमेंट की जो स्केल बजट्स हैं, ठीक है, उनका जो इफेक्ट है, उनका जो इम्पेक्ट है इकोनॉमिक पॉलिसी का, वो कंज्यूमर बिजनेस इकोनॉमिक्स से क्लियरली उससे ताल्लुक़ रखता है, उसका जो इश्यूज़ हैं, ठीक है, उन पे जो डायरेक्टली जो है उसकी इम्पोर्टेंस है। Properly applied economic theories can offer illuminating insights on how economics function and long-term consequences of particular policy and decisions. Properly जो है ये अप्लाई होती हैं इकोनॉमिक थ्योरीज जो ऑफ़र करती हैं बहुत सारे सिनेरियोज़ को इकोनॉमी के अंदर जो फंक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है, उनके जो रिजल्ट्स क्या आने वाले लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जो चीज़ें हैं, ठीक है, पर्टिकुलर पॉलिसीज़ और डिसीजन जो है मेकिंग मैंने डेवलप किए जाते हैं आफ्टर ऑल analyzing the economic theories, economic issues, problems and all the things. Like macroeconomic theory can also help individual businesses and investors make better decisions through understanding of what motivates and priorities and how to best manage utility and scarce sources, यानी macroeconomic theories जो हैं वो इंडिविजुअली जो है बिजनेसेस जो हैं उनको जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बेहतर जो डिसीजन से बनाने के लिए उनको उनमें काम आती है, ठीक है, उनको मोटिवेट करती है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनमें मैक्सिमम यूटिलिटी यानी ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, बिजनेसेस जो है इंक्रीज़ हो, ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, सस्टेनेबिलिटी हो, एफिशिएंसी हो और रिसोर्स का जो है राइट यूज़ किया जाए। लिमिट्स ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स। इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, यानी इकोनॉमिक थ्योरीज जो है इनकी लिमिटेशन जो है उनकी इंपॉर्टेंस समझना बहुत ज़रूरी है। थ्योरीज आर ऑफन क्रिएटेड इन अ वैक्यूम एंड लैक सर्टेन रियल वर्ल्ड डिटेल्स लाइक टैक्सेशन, रेगुलेशन एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स, यानी थ्योरीज जो हैं वो हमेशा क्रिएट करती हैं वैक्यूम या लैक जो है, ठीक है, उन पे बनी होती हैं और उनको एनालाइज करके बाद जो है ऐसी चीज़ें जो जिनमें ये लैक आती है, वैक्यूम आता है, ठीक है, तो रियल वर्ल्ड में उसकी टैक्सेशन रेगुलेशन, यानी एक मिसाल के तौर पे लाइक टैक्सेशन रेगुलेशन एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो हैं उनको मैनेज करने के लिए, टैक्सेशन रेगुलेशन जो है उनको रेगुलेट करने के लिए और स्टेबलाइज करने के लिए। द रियल वर्ल्ड इज आल्सो decidedly complicated and their matters are social preference and
कंसाइंस दैट डू नॉट लेंड देमसेल्फ टू मैथमेटिकल एनालिसिस। यानी द रियल वर्ल्ड जो है, यानी रियल जो इश्यूज़ हैं, रियल जो डेटा है, ठीक है, या रियल जो मैनर या पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो सेट करते हैं कंप्लीकेटेड जो मैटर्स यानी इशू हैं, सोशल प्रेफरेंसेस, लोगों के जो समाजी जो बयानात हैं, ठीक है, उनके हवाले से जो वो करना चाह रहे हैं, ठीक है, उनको मैथमेटिकली जो एनालाइज किया जा सकता है। इवन विद द लिमिट्स ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, इसके जरिए इसी तरह लिमिट्स जो हैं इकोनॉमिक थ्योरी के, इट इज़ इम्पोर्टेंट एंड वर्थ वाइल टू फॉलो द मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स लाइक जीडीपी, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसकी ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उनको फॉलो करना। मेजर जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनीज एंड बाय एक्सेशन देयर स्टॉक्स इज significantly influenced by the economic conditions in which companies operate, and the study of economic status can help in to make better decisions and export turning point। यानी जो परफॉर्मेंस है कंपनीज़ की वो एक्सटेंड हो सकती है स्टॉक्स की, और उसका जो इम्पैक्ट है उसको डायरेक्टली सिग्निफिकेंटली जो है वो इंफ्लुएंस होता है इकोनॉमिक कंडीशंस पे, ठीक है। कंपनीज जो है ऑपरेट होती हैं, मैक्रोइकोनॉमिक स्टडीज़ की जो स्टेटिस्टिक्स है उसको देखकर इन्वेस्टर्स जो हैं उनको बेटर डिसीजन जो है मुहैया कर सकते हैं। मैक्रोइकोनॉमिक को जो इंडिकेटर्स हैं उनको एनालाइज करके कंपनीज जो है उसको बूस्ट मिल सकता है, उनको फ़ायदा ज़्यादा हो सकता है, जो राइट डिसीजन राइट टाइम पे हो सकते हैं, उनमें हेल्प करती हैं जो है मैक्रोइकोनॉमिक्स। लाइकवाइज इट कैन बी इनवैल्यूएबल टू अंडरस्टैंड विच थ्योरीज आर इन फेवर एंड इन्फ्लुएंस पार्टिकुलर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इसी तरह जो है ये इनवेलेबल यानी या डिवैल्यू हो सकता है, कुछ थ्योरीज जो है फेवर में हो, कुछ थ्योरीज जो है फेवर में ना हो, अंडर गवर्नमेंट जो है पर्टिकुलर जो उन पे जो इफेक्ट पड़ता है, इन्फ्लुएंस होता है डिसीजन मेकिंग का। द अंडरलाइनिंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट विल से मच अबाउट हाउ द गवर्नमेंट विल अप्रोच टैक्सेशन। यानी इसके ज़रिए ये इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को जो है गवर्नमेंट जो है उनको कहती है कि भाई गवर्नमेंट जो है वो ऐसी अप्रोच लाए कि टैक्सेशन को रेगुलेट किया जाए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड सिमिलर पॉलिसीज़ यानी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को जो है सस्टेनेबिलिटी में एफिशिएंट वे में जो है उसको ट्रीट किया जाए। बाय बेटर अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स एंड ramifications of economic decision, investors can get at least a glimpse of the probable future and act accordingly with confidence। यानी इसकी जो बेहतरी होने की वजह से इकोनॉमिक्स जो है एप्लीकेशंस हैं, इकोनॉमिक डिसीजंस में जो असर पड़ता है, ठीक है, इन्वेस्टर्स जो हैं वो एटलीस्ट जो है एक अच्छा मयार और प्रॉब्लम हो सकता है कि भाई वो एक्ट किया जाए, वो उसको उनको जो है कॉन्फिडेंस मिल सकता है, ठीक है, चीज़ों को प्रेडिक्ट करके उसके बाद उनको जो डिसीजन मेकिंग पॉलिसी स्टेटमेंट बना के, ठीक है, डेटा को एनालाइज करके उसको बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है। हिस्ट्री ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स, हिस्ट्री पे आते हैं। वाइल द टर्म मैक्रोइकोनॉमिक्स इज़ नॉट ऑल द ओल्ड, यानी ये जो टर्म है, ठीक है, सारी जो चीज़ें इकोनॉमिक्स में आती हैं, यानी ये पूरी तरह से एक ओल्ड भी नहीं है। गोइंग बैक टू रेगनर फ्रिच इन 1933, अगर हम पीछे जाएँ 1933 में रेगनर की पीछे, many of the core concepts in macroeconomics have been the focus of study for much longer। यानी बहुत सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैक्रोइकोनॉमिक्स में उनको फोकस किया गया है एज अ कोर, ठीक है, स्टडी को बहुत लंबे अरसे के लिए। टॉपिक्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस, ग्रोथ एंड ट्रेड हैव कंसर्न्ड इकोनॉमिस्ट्स ऑलमोस्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द डिसिप्लिन। यानी ये जो टॉपिक्स हैं जनरल टॉपिक, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस, ग्रोथ एंड ट्रेड जो है ये कंसर्न करते हैं इकोनॉमिस्ट्स जो हैं, ऑलमोस्ट कहते हैं कि भाई ये एक डिसिप्लिन, एक शुरुआती डिसिप्लिन है, ठीक है, शुरुआत से जो है इनको डिस्कस किया गया है। दो दियर स्टडी हैज़ बिकम मच मोर फोकस्ड एंड स्पेशलाइज्ड थ्रू द 1990 एंड 2000। यानी ये जो स्टडी है, ठीक है, इसको फोकस किया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलाइज किया गया है 1990 में और 2000 में। एलिमेंट्स ऑफ अर्लियर वर्क फ्राम, यानी इसको एक्सपीरियंस किया गया है, एलिमेंट्स ऑफ अर्लियर वर्क फ्राम द लाइक्स ऑफ एडम स्मिथ एंड जॉन स्टुअर्ट मिल क्लियरली एड्रेस इश्यूज दैट वुड नाउ बी रिकॉग्नाइज्ड एज स्मार्ट डोमेन ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स। यानी जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एडम स्मिथ और जॉन स्टुअर्ट मिल क्लियरली वो एड्रेस करते हैं, ठीक है, इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करते हैं जो मैक्रोइकोनॉमिक्स के अंदर जो चीज़ें उनकी
बोन ऑफ कंटेंशन, यानी जो चीज़ें फोकस करती हैं, जिन पे चीज़ें डिपेंड करती हैं, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए उनको इश्यूज़ को जो है वो डिफाइन किया गया है एडम स्मिथ और जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा। मैक्रोइकोनॉमिक्स एज इट इज़ इन इट्स मॉडर्न फॉर्म, अब मैक्रोइकोनॉमिक्स जो है जदीद जो है फॉर्म में आ चुका है, इज़ often defined as starting with John Maynard Keynes and the publication of his book General Theory of Employment, Trust and Money in 1936। जब आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमिक्स का कम हुआ, लेकिन न्यू क्लासिकल जो थ्योरीज थी, न्यू क्लासिकल जो इकोनॉमिक्स है, उसके बाद जो है एक राइजिंग एक बड़ा कंट्रीब्यूशन जो जॉन मेनर्ड कीन्स की जो पब्लिकेशन हुई जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में जो है उनका जो बड़ा कंट्रीब्यूशन था, उसके बाद स्टार्ट जो है मॉडर्न मैक्रोइकोनॉमिक्स कहलाती है। Keynes offered an explanation for the fallout from Great Depression when goods remained unsold and workers unemployed। यानी कीन्स ये ऑफ़र करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि जो फॉल आउट हुआ ग्रेट डिप्रेशन के दौरान, जो चीज़ें जो है प्राप्त नहीं हो रही थी और वर्कर्स जो है अनएम्प्लॉयड हो गए। कीन्स थ्योरी अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन व्हाई मार्केट्स में नॉट क्लियर। कीन्स थ्योरी ये अटेम्प्ट करती है, इन चीज़ों को एक्सप्लेन करती है कि भाई मार्केट जो है, जो चीज़ें उनके अंदर है क्यों क्लियर नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से जो है लोग हैं जो अनएम्प्लॉय हो रहे हैं और गुड्स जो हैं उनकी प्रोडक्शन नहीं हो रही, वो अनसोल्ड हो रही हैं। पीरियड टू द पॉपुलराइजेशन ऑफ कीन्स थ्योरी, यानी कीन्स थ्योरी की जो पॉपुलरिटी है, ठीक है, या लोगों को जो है जब ये चीज़ें जो है उनके सामने आई, इकोनॉमिस्ट्स के सामने, डिडंट जनरली डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिस्ट्स। उसके बाद भी 1936 के बाद इनकी बुक के बाद जो है इन्होंने जो है मैक्रो और माइक्रो पे इकोनॉमिक्स जो थे उनमें डिफरेंस मालूम करना नहीं चाहिए, यहाँ पर उन पर यकीन नहीं किया था। सेम माइक्रो economic laws of supply and demand that operate in individual goods markets were understood to interact between individual markets to bring the economy into a general equilibrium। इसी तरीके से जो है माइक्रोइकोनॉमिक्स के जो लॉज सप्लाई डिमांड के वो ऑपरेट करते हैं इंडिविजुअली जो गुड्स हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, उनको समझने के लिए उनका जो रिलेशनशिप है उनके इंडिविजुअल मार्केट के अंदर गुड्स और लोगों का, ठीक है, उनके जो अंदर इकोनॉमी के अंदर मार्केट्स हैं उनको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, ठीक है, उन पे लॉज डिवाइड करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई और उनको ऑपरेट करते हैं। एज डिस्क्राइब्ड बाय लियोन वालरस जो है इनको सही तरीके से जनरल इक्विलिब्रियम को जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। द लिंक बिटवीन गुड्स मार्केट एंड लार्ज स्केल फाइनेंशियल वेरिएबल्स सच एज प्राइस लेवल्स एंड इंटरेस्ट रेट्स वाज एक्सप्लेन्ड थ्रू द यूनिक रोल दैट मनी प्ले इकोनॉमी एज अ होल। अरे यार जी, तो हम कहाँ पर थे, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा जो है यहाँ पर एक मसला आया था, ठीक है, आप इसको सीरियस नहीं लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा काम आ गया था, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम कहाँ पर थे जी, हम यहाँ पर थे कि भाई कहाँ पर थे, हाँ, द लिंक बिटवीन गुड्स मार्केट्स एंड लार्ज स्केल फाइनेंशियल वेरिएबल्स सच एज प्राइस लेवल्स एंड इंटरेस्ट rates was explained through the unique role that money plays in the economy as a medium of exchange by economists such as Nat Wicksell, Irving Fisher and Ludwig von Mises। यानी इसका मतलब ये है जो लिंक करती हैं मार्केट के अंदर जो लार्ज स्केल फाइनेंशियल वेरिएबल्स हैं चेंज होते रहते हैं और प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट जो है उनको एक्सप्लेन किया गया है एक यूनिक रोल की तरह। मनी एक बेहतरीन जो रोल प्ले करता है इकोनॉमी के अंदर, एक मार्केट के अंदर मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे। इकोनॉमिस्ट नट विक्सेल, आयरन फिशर और लुडविग जो है इन्होंने जो है इसको अच्छी तरीके से डिफाइन किया। थ्रू आउट द 20th century Keynesian economics as Keynesian theories became known diverged into several other schools of thought। यानी 20th century के जो दौरान क्या हुआ कि कीन्सियन की जो इकोनॉमिक्स थी, ठीक है, उनकी जो थ्योरीज हैं वो लोगों को जो है पता होने लगी और उनको जो दूसरे जो स्कूल ऑफ थॉट थे उस वक्त के, ठीक है, उनमें जो डाइवर्ज होने लगी, यानी उनको वहाँ पर लाया गया, उनको डिस्कस किया गया आगे। न्यू कीन्सियन स्कूल अटेम्प्ट्स टू एड माइक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन टू ट्रेडिशनल इकोनॉमिक
थ्योरीज। यानी न्यू कीनसियन जो स्कूल है वो अटेम्प्ट करता है कि माइक्रोइकोनॉमिक जो एडिशन है, फाउंडेशन है, ट्रेडिशनल जो थ्योरीज हैं, ठीक है, while New Keynesian to accept that households and firms operate on basis of rational expectations। और उसके अलावा जो है न्यू कीनसियन जो है इसको एक्सेप्ट करता है कि भाई जो हाउस होल्ड्स और फर्म्स हैं इंडिविजुअली वो रैशनल एक्सपेक्टेशंस पे जो है वो ऑपरेट करके वो बेस कर रहे होते हैं उन पे। दे स्टिल मेंटेन दैट देयर आर वैरायटी ऑफ मार्केट फेल्यूर्स। और वो अभी भी जो हैं बिलीव करते हैं कि भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मार्केट फेलियर्स होते हैं, इंक्लूडिंग स्टिकी प्राइसेस एंड वेजेस। यानी जो प्राइसेस हैं, ठीक है, वो स्टिकी हो जाती हैं और वेजेस। बिकॉज ऑफ दिस स्टिकनेस द गवर्नमेंट कैन इम्प्रूव मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस थ्रू फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। स्टिकनेस होने की वजह से जिस प्राइसेस और वेजेस की इंक्रीज होने की वजह, टिकी होने की वजह से या फिर स्टिक रहने की वजह से गवर्नमेंट जो है अपनी कंडीशंस को फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू बेहतर बनाई जा सकती है। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक assume that people have rational expectations and strive to maximum their utility। एक न्यू क्लासिकल क्या डिफाइन करती है, एज्यूम करती है कि भाई जो लोग हैं वो एक्सपेक्ट करते रहे होते हैं कि रियलिटी पे, ठीक है, रियलिटी फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूटिलिटी दे सके, यूटिलिटी। दिस स्कूल प्रेज्यूम्स दैट पीपल एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑन द बेसिस ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन दैट कैन अटेन। ये जो स्कूल है, ठीक है, वो रिज्यूम करता है कि भाई जो लोग हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट यानी वो डिपेंडेंट हैं यानी आज़ाद हैं, जो बेस करते हैं फार्मेशन पे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन पे कुछ चीज़ों को अटेंड करने के लिए। द आइडिया ऑफ मार्जिनलिज्म एंड मैक्सिमाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटीज एट्रीब्यूटेड टू द न्यू क्लासिकल स्कूल। यानी जो आइडिया है कि मार्जिनलिज्म का और मैक्सिमाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन और एडिशनल जो चीज़ें हैं, जो प्रॉफिट है, उनको वो एट्रीब्यूट करती हैं न्यू क्लासिकल थ्योरी में, ठीक है, न्यू क्लासिकल से जो है वो निकलती हैं बेसिकली। एज वेल एज द नोशन दैट इकोनॉमिक एजेंट्स एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ रैशनल एक्टिविटेशन। जिससे हम देखते हैं कि ये एक बहस है कि इकोनॉमिक एजेंट्स जो हैं इनको इन पे एक्ट करते हैं रैशनल एक्टिविटेशन को। सिंस न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स बिलीव द मार्केट इज़ ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। न्यू क्लासिकल बिलीव करते हैं कि भाई न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स बिलीव करते हैं कि मार्केट जो है हमेशा इक्विलिब्रियम में होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकस ऑन ग्रोथ ऑफ सप्लाई फैक्टर्स एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी सप्लाई ऑन प्राइसेस। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो फोकस करती है ग्रोथ और सप्लाई जो फैक्टर्स हैं उनको जो इन्फ्लुएंस करती है मनी सप्लाई और प्राइस लेवल्स पे। द न्यू क्लासिकल स्कूल इज बिल्ट largely on the new classical school. The new classical school emphasizes the importance of micro economics model based on behavior। यानी जो न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है, वो क्या बिल्ड करता है कि लार्जली जो एम्फसाइज करता है कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स जो मॉडल्स हैं, ठीक है, उनके वो जो बने होते हैं, ठीक है, बिहेवियरल चीज़ों पे, उनकी इंपॉर्टेंस पे। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स अज्यूम दैट द ऑल एजेंट्स ट्राई टू मैक्सिमम देयर यूटिलिटी एंड हैव रैशनल एक्सपेक्टेशंस। जो नए जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स थे, ठीक है, वो अज्यूम करते हैं, ये मान के चल रहे होते हैं कि भाई एजेंट्स जो हैं, आज एजेंट्स यानी जो बिजनेसमैन हैं या फिर इंडिविजुअली जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, वो ये बिलीव करके चलते हैं कि भाई उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूटिलिटी मिल सके और वो जो चाहते हैं उनके जो नंबर्स हैं, ठीक है, इंक्रीज़ हो, जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो। दे आल्सो बिलीव दैट द मार्केट क्लियर्स एट ऑल टाइम्स। वो बिलीव करते हैं कि भाई मार्केट जो है हमेशा क्लियर रहती है। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स बिलीव दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज लार्जली वॉलंटरी एंड द डिस्क्रेशनरी फिस्कल पॉलिसीज डिस्टेबलाइजिंग वाइल इन्फ्लेशन कैन कंट्रोल विद मॉनेटरी पॉलिसी। यानी न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो वो ये भी बिलीव करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बड़े पैमाने पे जो वॉलंटरी यानी जो काम कर रहे होते हैं लोग, ठीक है, जो सीधे तरीके से चल रही होती है चीज़ें, उनको जो है फिस्कल पॉलिसी के ज़रिए डिस्टेबलाइज करती है और उनको मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए जो इन्फ्लेशन है उनको कंट्रोल किया जा सकता है। द ऑस्ट्रियन स्कूल इज़ एन ओल्डर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज सीइंग सम रिजर्जेंस इन पॉपुलरिटी। ऑस्ट्रियन जो है ये भी एक स्कूल है, ठीक है, जो इकोनॉमिक्स पे जिन्होंने काम किया, ठीक है, उनको चीज़ों को जो है बहुत ही वहाँ पर एनालाइज किया गया, समझा गया और उनको जो इलस्ट्रेट किया गया, उन पर थ्योरीज दी गई, उन पर बहुत काम किया गया, उनको पॉपुलरिटी भी इस तरीके से हासिल है ओल्ड एज में, यानी 20वीं सेंचुरी में। ऑस्ट्रियन स्कूल इकोनॉमिक्स बिलीव दैट ह्यूमन बिहेवियर इज टू idiosyncratic to model accurately with mathematics and the minimal
गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज़ बेस्ट। आशियन स्कूल इकोनॉमिस्ट जो वह भी बिलीव करते हैं कि भाई ये जो लोगों का जो रवैया है, ठीक है, मार्केट के अंदर या इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, वो ये है कि मॉडल जो एक्यूरेटली मैथमेटिक्स और जो जैसे कि वो काम कर रहे होते हैं मैथमेटिकली, ठीक है, मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी उनकी जो गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन है वो किसी भी तरीके से वो इंटरवेंशन जो है सही है, ठीक है, चीज़ों को जो है सही करने के लिए। द आस्ट्रेलियन स्कूल हैज़ कंट्रीब्यूटेड useful theories and explanations on the business cycle, implications of capital intensity and the importance of time and opportunity costs in determining consumption and value। यानी जो ऑस्ट्रेलियन स्कूल है, ठीक है, वो कंट्रीब्यूट करता है बहुत सारी थ्योरीज़ को, एक्सप्लेन करता है बिजनेस साइकिल को, और जो कैपिटल इंटेंसिटी है, ठीक है, उसके जो इम्प्लीकेशंस है और उसके इम्पोर्टेंस है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो टाइम है, ठीक है, और जो वैल्यू है कंजप्शन का, उसको डिफाइन करता है बहुत सारी थ्योरीज़ के द्वारा। इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स, अब इम्पोर्टेंस पे आते हैं, ठीक है, ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं उनको पढ़ते हैं कि इम्पोर्टेंस हम क्यों मैक्रोइकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, ठीक है, क्या हेल्प करती है, वो क्या करती है, उसका क्या रोल है एक इकोनॉमी के अंदर, सब्जेक्टिव एक मैनर के अंदर, और इकोनॉमिक्स के अंदर मैक्रोइकोनॉमिक्स का क्या रोल है। नंबर 1 है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम। यानी ये मदद करती है कि जो फंक्शंस कर रहे होते हैं इकोनॉमी के अंदर, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स और जो कंपोनेंट्स हैं और जो कंट्रीब्यूशन कर रही होती हैं चीज़ें, जिनमें जो लॉस होता है या फिर वो डिक्रीज़ कर जाती है लाइन, जिनको सस्टेनेबिलिटी नहीं मिल पाती, इनफिशिएंसी मिलती है, तो उनको वो जो मॉडल्स हैं, वो जो मॉडर्न जो सिस्टम है, उनको समझने में मदद करती है। इट डिस्क्राइब्स हाउ द इकोनॉमी एज अ होल फंक्शंस एंड हाउ द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ये एज अ होल जो है फंक्शन जो है इसको समझने में मदद करती है नेशनल लेवल पे, और एम्प्लॉयमेंट को डिटरमिन करती है कि भाई जो एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई पे जो है किस तरह से, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पे किस तरह से ये जो है क्या इफेक्ट है उनका नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट पे। नंबर 2 पे, इट हेल्प्स टू अचीव द गोल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी नंबर 2 पे जो है ये इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको अचीव करने में मदद करती है। हायर लेवल ऑफ जीडीपी एंड हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी जितनी ज़्यादा हो सके जीडीपी को जो इंक्रीज़ किया जाए और एम्प्लॉयमेंट को जो है बढ़ाया जाए, उनमें जो हेल्प करती है। इट एनालाइज द फोर्सेस व्हिच डिटरमाइन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री एंड एक्सप्लेन्स हाउ टू रीच द हाईएस्ट स्टेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेन इट। यानी ये जो है एनालाइज करती है, फोर्स करती है, यानी डिफरेंट थ्योरीज मॉडल्स के ज़रिए, ठीक है, उनके एनालिसिस के ज़रिए उनको डिफाइन करती है कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है हासिल की जाए और कंट्री के अंदर जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेनेबिलिटी में रखा जाए। नंबर 3 पे, इट हेल्प्स टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल एंड एनालाइज फ्लक्चुएशन इन बिजनेस एक्टिविटीज़। यानी ये मदद करती है प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस को स्टेबल करने के लिए, और ये सजेस्ट पॉलिसी मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। यानी ये डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन को स्टेबलाइज करने के लिए पॉलिसीज़ को जो है वो मेजर करती है, उनको कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को इक्विलिब्रियम करने के लिए। नंबर 4 पे, इट एक्सप्लेन्स फैक्टर्स विच डिटरमाइन बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी इंटरनेशनली जो है ये कुछ फैक्टर्स हैं उनको एक्सप्लेन करती है कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में जो है कितना उतार चढ़ाव है, कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, ठीक है, उनको किस तरह से जो है इंक्रीज़ किया जाए या फिर एफिशिएंट वे में जो है यूज़ किया जाए, क्या इसके मेजर्स हैं, उनमें मदद करती है। एट द सेम टाइम इट आइडेंटिफाइज काज ऑफ डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड जस्ट रेमेडियल मेजर्स। यानी अगर किसी मुल्क के अंदर जो है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, यानी जो बाहर के मुल्कों से जो पेमेंट है, ठीक है, या फिर हम पे कर रहे होते हैं पेमेंट्स, ठीक है, उनमें जो इक्विलिब्रियम नहीं रहती, ठीक है, यानी बिलो द इक्विलिब्रियम है या अबोव है, एक्सेस में है, ठीक है, एक्सेस हमेशा से जो है पॉजिटिव वे में भी नहीं होती, नेगेटिव वे में भी हम उससे मेजर करते हैं, ठीक है, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको सही जगह पे लाने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई रेमेडीज़ देते हैं उनको मेजर करके। इट हेल्प्स टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, बिजनेस साइकिल, etc। यानी और ये मदद करती है कि भाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं, लाइक जो आम हमारे जनरल जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे सोसाइटी के अंदर, पॉवर्टी यानी गुर्बत, बेरोज़गारी, और बिजनेस साइकिल्स जो बिजनेस में जो फ्लक्चुएशंस आती हैं उनको स्टेबलाइज करने के लिए। होल सोल्यूशन इज़ पॉसिबल एट मैक्रो लेवल ओनली एट द लेवल ऑफ होल इकोनॉमी। यानी जो सारी जो चीज़ें हैं वो एज अ होल डिपेंड करती हैं और एज अ होल इकोनॉमिक लेवल को डिफाइन करती हैं। उसके बाद 6 नंबर पे, विद डिटेल्ड नॉलेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी एट मैक्रो लेवल।
यानी ये जो फंक्शनिंग है इकोनॉमी की, वो डिफरेंट नॉलेज के द्वारा जो है इसको लेवल को समझा जाता है। इट हैज़ बीन पॉसिबल टू फॉर्मुलेट करेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड आल्सो कोऑर्डिनेट इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज़, यानी नेशनल और इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं उनको जनरेट किया जाता है, उनको बनाया जाता है, ठीक है, इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द मैनी वेरिएबल्स एंड इन ऑर्डर टू फोकस the regulation of many things within the country and outside the country, internationally and domestically. Number 7 पे last but not the least is that macroeconomic theory has saved us from the dangers of application of macroeconomic theories to problems of economy as a whole, यानी एक पूरे मुल्क के अंदर जो चीज़ें हैं, ठीक है, अगर पूरे मुल्क के एज अ होल जो है सही होंगी तो जाहिर सी बात है इंडिविजुअली जो है चीज़ें माइक्रोइकोनॉमिक लेवल पे वो है वो भी सही होंगी, ठीक है। तो माइक्रोइकोनॉमी हमें हेल्प करती है थ्योरीज़ के द्वारा। तो माइक्रोइकोनॉमिक के जो मुख्तलिफ जो इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, उनको सही तरीके से जो है रखे जाने पे। यही था आज का लेक्चर, ठीक है। ओके, आपको समझ आ गया हो गया सही तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा लंबा हो गया, मगर आप अगर इसको देखेंगे सही तरीके से, ठीक है, तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। बड़ी मेहरबानी आपकी देखने के लिए, और मेरा चैनल जो है मेहरबानी करके सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। और आपको जो है ये मैक्रोइकोनॉमिक के जो कोर्स है, ठीक है, आपको मैं देता रहूँगा आहिस्ता आहिस्ता। मेहरबानी, थैंक यू।